हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। कल आपका साइंस 2 का पेपर है और इसलिए मैंने सोचा कि आपके लिए हर एक चैप्टर का क्विक वन शॉट रिवीजन का वीडियो बना दूं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1 साइंस 2 का वन शॉट रिवीजन। तो हम आ जाते हैं टेक्स्ट बुक पर और जैसा कि आप देख सकते हैं टेक्स्ट बुक पर सबसे पहला टॉपिक है हेरिडिटी एंड वेरिएशन। ऑलराइट बच्चों, हेरिडिटी एंड वेरिएशन में फर्स्ट पेज पर आपके लिए यहां पर सिर्फ एक छोटा सा डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। क्या है? हेरिडिटी इज द ट्रांसफर ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन वाया जीन्स। उसके बाद हम नीचे आएंगे, साइंस ऑफ हेरिडिटी किस लिए यूजफुल है। तो साइंस ऑफ हेरिडिटी इज यूजफुल फॉर डायग्नोसिस, treatment and prevention of hereditary disorders, production of hybrid varieties of animals and plants, and in industrial process in which microbes are used. Alright? तो ये पॉइंट भी आपको याद रहना चाहिए, इसके ऊपर भी कल को सवाल आ सकता है। ऑलराइट बच्चों, अब आगे चलते हैं। अगला जो टॉपिक है वो सेंट्रल डॉगमा वाला टॉपिक है। तो इस पे आ जाते हैं, व्हाट इज सेंट्रल डॉगमा। यहां पर आपको यहां से मार्किंग करनी है सेंट्रल डॉगमा तक। ऑलराइट बच्चों, इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोटीन सिंथेसिस इज stored in the DNA and synthesis of appropriate protein as per requirement is necessary for the body. These proteins are synthesized by DNA through RNA. This is called as central dogma. तो छोटा सा एक्सप्लेनेशन दे देता हूं कि भाई प्रोटीन का इंफॉर्मेशन डीएनए में रहता है और डीएनए से आरएनए के जरिए प्रोटीन बनाया जाता है। इसी को सेंट्रल डॉगमा कहा जाता है। अब दूसरा, सेंट्रल डॉगमा के अंदर 3 प्रोसेसेस हैं। एक है ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और ट्रांसलोकेशन। अब ट्रांसक्रिप्शन का आंसर आपका यहां से चालू हो रहा है, तो ध्यान दीजिएगा, एमआरएनए। ठीक है, यहां से हम मार्किंग करेंगे और ट्रांसक्रिप्शन तक हमारा आंसर रहेगा। mRNA is produced as per the sequence of nucleotides on DNA. Only one of the 2 strands of DNA is used in this process. The sequence of nucleotides in mRNA being produced is always complementary to the DNA strand used for synthesis. अगर हम ये स्टेटमेंट नहीं लिखते हैं तो भी हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थी जो इस डेफिनेशन के अंदर मौजूद है। और उसके बाद लास्ट वाला है, बिसाइड्स देयर इज यूरासिल इन आरएनए इंस्टेड ऑफ थाइमीन। तो हकीकत में एक्चुअल वेरी शॉर्ट डेफिनेशन आपका यहां से यहां तक, और फिर दिस प्रोसेस ऑफ आरएनए सिंथेसिस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन ये एक्स्ट्रा 2 पॉइंट है, अगर आप इसे याद कर लेते हैं तो आपका आंसर बेहतर हो जाता है। चलते हैं सेकंड पेज पर। सेकंड पेज पर यहां पर एक डेफिनेशन आता है ट्रिपलेट कोडॉन का। तो इसका आंसर ये है, द मैसेज कंटेन्स द कोड फॉर अमाइनो एसिड्स। द कोड फॉर ईच अमाइनो एसिड कंसिस्ट ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स। इट इज कॉल्ड एज ट्रिपलेट कोडॉन। मार्किंग भी करते जाइए साथ साथ में। कोडॉन के अपोजिट में जो कोड होते हैं वो एंटी कोडॉन होते हैं। याद रखिएगा, एंटी कोडॉन टीआरएनए में होते हैं। तो यहां पर वही बोला, ईच एमआरएनए इज मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ट्रिपलेट कोडॉन्स एज पर द मैसेज ऑन एमआरएनए। एमआरएनए के मैसेज के हिसाब से अमाइनो एसिड्स आर सप्लाइड बाय टीआरएनए। फॉर दिस पर्पस टीआरएनए हैज एंटी कोडॉन हैविंग कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस टू द कोडॉन ऑन एमआरएनए। तो यहां पर ये डेफिनेशन आपका होता है एंटी कोडॉन का। उसके बाद हम आते हैं, नेक्स्ट डेफिनेशन है अपना ट्रांसलेशन का। ये पूरा यहां से लेकर के यहां तक ट्रांसलेशन है। इसी आंसर के बीच में यहां से यहां तक एंटीकोडॉन का डेफिनेशन है और यही पूरा आंसर ट्रांसलेशन का है। आगे चलते हैं, जब ट्रांसलेशन हो रहा होता है तो उस वक्त क्या होता है कि उस वक्त जो अपना राइबोसोम है, राइबोसोम पर एमआरएनए 3 कोड शिफ्ट होता है। तो बस वही बोला ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। तो दिस प्रोसेस को आपको कट करना है और इसकी जगह आपको लिखना है ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। याद रखेंगे, क्या लिखेंगे? ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है बच्चों, इसे मैं फटाफट यहां पर टाइप कर देता हूं। हम लिखेंगे ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस, तो इसको हम कट करेंगे। ऑलराइट, ये हमने कट कर दिया और हम क्या लिखने वाले हैं? ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, यहां टाइप कर देंगे। ठीक है, ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस द राइबोसोम कीप्स ऑन मूविंग फ्रॉम वन एंड of mRNA to the other end by the distance of 1 triplet codon. This is called as translocation. तो ये आपका आंसर ट्रांसलोकेशन तक का हो गया। अब हम आगे चलते हैं, यहां पर एक छोटा सा डेफिनेशन आता है म्यूटेशन। तो यहां पर समटाइम्स एनी न्यूक्लियोटाइड ऑफ जीन चेंजेस इट्स पोजीशन दैट कॉजेज अ माइनर चेंज विच इज नथिंग बट म्यूटेशन। ये म्यूटेशन के डेफिनेशन के बाद याद रखिएगा, म्यूटेशन का एक एग्जांपल आपको एमसीक्यू में आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट, सिकल सेल एनीमिया। नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे तो यहां पर एवोल्यूशन का डेफिनेशन है। एवोल्यूशन का सबसे शॉर्टेस्ट डेफिनेशन ये है, एवोल्यूशन इज द ग्रेजुअल चेंज अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ओवर अ लॉन्ग ड्यूरेशन। एवोल्यूशन का और भी अच्छा डेफिनेशन यहां पर मौजूद है और जब भी क्वेश्चन आए तो आप यही डेफिनेशन लिखें, प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल फ्रॉम एंसेस्टर्स हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड एवोल्यूशन।
अब एवोल्यूशन के लिए अगर कोई क्वेश्चन आता है तो हमें यहाँ पर ये पैराग्राफ में से आंसर लिखना है। इस पैराग्राफ को आप पढ़ लें, अपने वर्ड्स में लिख लेंगे तो भी आपके लिए इनफ हो जाएगा। अब मैं छोटा सा एक्सप्लेनेशन दे देता हूं कि एट द बिगिनिंग देयर मे हैव बीन ओनली सिंपल एलिमेंट्स इन द ओशियन ऑन द अर्थ एंड सिंपल टाइप ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स मे हैव बीन प्रेजेंट। बराबर, मे हैव बीन प्रेजेंट के बाद यहां तक, हाँ, मे हैव बीन प्रेजेंट may have been formed from those. Complex compounds like protein and nucleic acid may have formed over the long period from those simple compounds. First primitive type of cell may have been formed from the mixture of different types of organic and inorganic compounds. Number of those cells may have increased. तो इसको रीड करने की जगह मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि भाई शुरुआत में सिंपल एलिमेंट्स थे, उन सिंपल एलिमेंट्स में से कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बने और इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बने, ऑर्गेनिक से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बने और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड बन गए और धीरे 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 एक प्रिमिटिव टाइप की सेल बन गई और वो सेल से फिर एक प्रेजेंट या आज जो मॉडर्न सेल मौजूद है वो बन गई। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म बने, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म से मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म बने और इसी तरीके से एवोल्यूशन होता रहा। तो इसमें आप अपने वर्ड्स को भी ऐड कर देंगे। अब जब एविडेंस की बात करेंगे कि भाई एवोल्यूशन है तो उसका सबूत क्या है, एवोल्यूशन का सबूत ये है कि उसके अंदर 6 एविडेंस है। जिस तरीके से साइंस 1 में आपको रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन में 6 के 5 पॉइंट पूछा था, इसी तरीके से बाई चांस आपको सवाल आ सकता है कि एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन के नाम बताइए और सबका आपको डेफिनेशन भी याद होना चाहिए। तो आपको याद होना चाहिए ये 5th वाला है और इसी तरीके से बच्चों ये 6th वाला है। अब जब हम फर्स्ट वाले पर आ जाते हैं तो फर्स्ट वाले पर आप क्या देखेंगे कि यहां पर वेरियस सिमिलरिटीज लाइक structure of mouth, position of eyes, structure of nostrils and ear pinna and thickly distributed hairs on the body are seen in animals। और इसी तरीके से प्लांट्स में देखिए क्या है, लीफ शेप, लीफ वेनेशन, लीफ पेटियोल ये देखी जाती है। दिस indicates that there are some similarities in those groups and hence it proves that their origin must be same and must have common ancestor। तो आइडियली ये पूरा आपका आंसर है मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस का। अब यहां पर आपने अगर इस पूरे आंसर को याद किया है तो मैं यहां पर आपको बता दूं कि इस पार्ट को, ये जो इसमें कॉमन है, इसको आप हर आंसर के पीछे जाकर के कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, याद रखिएगा। ऑलराइट, तो अब हम यहां पर आएंगे, यहां पर हम क्या बोलेंगे, देयर डजंट सीम एनी सुपरफिशियल सिमिलरिटी बिटवीन ह्यूमन हैंड, फोरलेग ऑफ ऑक्स, फ्लिपर ऑफ व्हेल एंड पैथेजियम ऑफ बैट। Similarly, use of these structure is different in respective animals. However, there is similarity in structure of bones and joint in organs of each of those animals। ठीक है, यहां से यहां तक हमने लिखा। अब हम ऊपर वाला पॉइंट, दिस indicates that there are some similarities in those groups and hence it proves that their origin must be same and must have common ancestor। तो यहां पर क्या बताया था, इनके नाक, कान ये सब की पोजीशन सेम है, लीफ पेटियोल, लीफ वेनेशन और लीफ का शेप सेम होने की वजह से हमें अंदाजा लगता है कि इनके एंसेस्टर सेम होंगे। यहां पर इन्होंने क्या बताया कि यहां पर सारे ऑर्गन अलग हैं, इनका यूज भी अलग है, लेकिन जब इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे तो वो सारे सेम है, इसलिए इनके एंसेस्टर भी सेम होंगे, तो एवोल्यूशन हुआ होगा। अब वेस्टिजियल ऑर्गन में आता है वेस्टिजियल ऑर्गन का डेफिनेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, कि हमारे बॉडी के अंदर जो डीजेनरेटेड और अंडर डेवलप्ड ऑर्गन्स है और यूजलेस है उसे वेस्टिजियल ऑर्गन्स कहते हैं और ये भी एक बहुत बड़ा प्रूफ है कि एवोल्यूशन हुआ है। लेकिन यहां पर एक और सवाल बनता है कि ह्यूमंस के अंदर कौन कौन से वेस्टिजियल ऑर्गन है। ये पूरे पैराग्राफ में से कोई भी वेस्टिजियल ऑर्गन के बारे में एमसीक्यू में सवाल आ सकता है, इसलिए आपको पता होना चाहिए सारे वेस्टिजियल ऑर्गन के बारे में। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आएगा कि 2 वेस्टिजियल ऑर्गन ह्यूमंस के अंदर बताओ, तो भी आप लिख सकते हैं। बराबर, अब जब वेस्टिजियल ऑर्गन पर डेफिनेशन आएगा या शॉर्ट नोट आएगा तो यहां पर आपको कुछ और चीजें भी लिखनी पड़ेगी कि इन लिविंग ऑर्गेनिज्म सडन डेवलपमेंट ऑफ न्यू टिश्यूज और ऑर्गन्स for living in changing environment is not possible. Instead, existing organs undergo gradual changes. Mostly a specific structure in the body is useful under certain situation. However, same structure under different situation may become useless or even harmful। तो मैंने ये रीड किया, याद रखिएगा कि इसको आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं, इसलिए मैं इसे मार्क नहीं करूंगा। आप ये कहेंगे कि slowly some organisms become, some organs in the body become useless and they go on degenerating, hence over the generation या over the course of evolution the organs keep on disappearing। बराबर, and presence of such organs in our body is a proof of evolution। आगे आ जाते हैं, यहाँ पर पैलेंटोलॉजी मतलब क्या है कि स्टडी ऑफ फॉसिल्स। पैलेंटोलॉजी में यहाँ पर सबसे पहले डेफिनेशन आ रहा है फॉसिल्स का, तो यहाँ देखिए, लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म गेट बरीड अंडर द अर्थ, किस वजह से, ड्यू टू डिजास्टर्स लाइक फ्लड, अर्थक्वेक, वोल्केनो। यहां पर यह डेफिनेशन है फॉसिल्स का। रेमिनेंट का मतलब होता है रिमेनिंग पार्ट एंड इंप्रेशन का मतलब होता है उसका छापा।
तो रिमेनिंग पार्ट एंड उसका जो इंप्रेशन है ऑफ सच ऑर्गेनिज्म रिमेन प्रिजर्व्ड अंडरग्राउंड, दीज आर कॉल्ड एज फॉसिल्स। फॉसिल्स की बात करेंगे तो कार्बन डेटिंग आ जाता है। कार्बन डेटिंग में कार्बन कंजम्पशन एनिमल्स का जो है मरने के बाद स्टॉप हो जाता है। इसी तरीके से C14 का भी कार्बन कंजम्पशन स्टॉप हो जाता है। हमारे बॉडी में C14 तो रेडियो एक्टिव है, लेकिन C12 रेडियो एक्टिव नहीं है। तो C12 का जो परसेंटेज है वो वैसा का वैसा रहता है, लेकिन C14 जो है डीके होना चालू हो जाता है। इस वजह से C14 से C12 का जो परसेंटेज है वो धीरे 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 चेंज होते रहता है, और रेशियो में बदलाव आने की वजह से रेशियो कितना बदल गया है उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि फॉसिल्स का एज क्या है। इसी को हम कार्बन डेटिंग कहते हैं। बराबर। अब जब ये हो गया तो कार्बन डेटिंग का यूज क्या है, तो यहां पर हम बता सकते हैं कि ये एज निकालने के लिए यूज होता है। कौन यूज होता है? कार्बन डेटिंग। इट इज यूज्ड इन पैलेंटोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी फॉर डिटरमाइनिंग द एज ऑफ ह्यूमंस एंड फॉसिल। अब यहां पर सवाल बनता है कि भाई इसका क्या रिश्ता है किसके साथ? इसका रिश्ता हम जानना चाह रहे हैं एवोल्यूशन के साथ। तो हम बताएंगे कि इसका एवोल्यूशन के साथ रिश्ता यह है कि once the age of fossil has been determined by such technique, it becomes easy to deduce information of other erstwhile organism। इसका क्या मतलब है कि भाई एक बार फॉसिल का एज निकल गया तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है कि हम बता सकें कि ऐसे और ऑर्गेनिज्म का क्या एज था या कब मौजूद थे हमारे इस फॉसिल के एज में या इस फॉसिल के दौर में वो कब मौजूद थे। तो ये यहाँ पर इस आंसर के 3 पार्ट हैं। अब यहां पर कभी आपको ये डायग्राम दे करके फिल इन द ब्लैंक्स के लिए बोला जा सकता है, या दूसरा क्वेश्चन ये आ सकता है कि इस डायग्राम को देख करके आपको क्या कंक्लूजन दिखाई देता है। ठीक है बच्चों, तो यहां पर आपको याद रखना है कि इस डायग्राम को देख करके हमें ये कंक्लूजन दिखता है। बहुत ही सिंपल है। इट सीम्स दैट वर्टेब्रेट्स हैव बीन स्लोली ओरिजिनेटेड फ्रॉम इनवर्टेब्रेट्स। याद रखेंगे, इसको मैं अलग मार्किंग कर देता हूं। तो यहां पर मैंने आपको 3 अलग टाइप के क्वेश्चंस बता दिए। अब यहां पर ये तीनों डायग्राम देकर के आपको पूछा जा सकता है कि ये कौन से टाइप का एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन है और कौन सा ऑर्गेनिज्म है और कौन कौन से ऑर्गन इसमें मैचिंग है 2 अलग क्लासेस को। तो यहां पर सबसे पहले कनेक्टिंग लिंक का डेफिनेशन आता है। सम प्लांट्स एंड एनिमल्स शो सम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स बाय विच दे कैन बी रिलेटेड टू 2 डिफरेंट ग्रुप्स। इनके अंदर ऐसे कैरेक्टर होते हैं जिससे वो 2 अलग अलग ग्रुप में आ सकते हैं, hence they are called as connecting link। उसके बाद हम इनके एग्जांपल्स याद करेंगे। एग्जांपल में आपको पता होना चाहिए कि इस टेक्स्ट बुक में 3 एग्जांपल मौजूद हैं। आप इनमें से कोई भी एक एग्जांपल लिख सकते हैं अगर शॉर्ट नोट आया तो, लेकिन कभी सवाल आ सकता है इनमें से किसी एक खास एग्जाम्पल के बारे में। जब पेरिपेटस पूछा है तो फिर जाहिर सी बात है आप कोई दूसरा नहीं लिख सकते। तो इसलिए अगर आपकी तैयारी अच्छी है, आप 40 आउट ऑफ 40 एम कर रहे हैं, तो आप तीनों एग्जांपल्स को याद रखेंगे तो आपके लिए बेहतर है। आगे आ जाते हैं। यहां पर एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस में क्या है? कंपैरेटिव स्टडी ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट stages of various vertebrates given in the picture shows that all embryo show extreme similarities during initial stages and those similarities decrease gradually। यहाँ का पूरा आंसर रहेगा। हम ये कह रहे हैं कि भाई जब हम लोग डेवलपमेंट देखेंगे एम्ब्रियो के अलग अलग ऑर्गेनिज्म में, तो शुरुआत की स्टेज में बहुत एक्सट्रीम सिमिलैरिटी दिखाई देती है, लेकिन वो धीरे धीरे डिक्रीज होती है। ये शुरुआत की स्टेजेस में जो एक्सट्रीम सिमिलैरिटी है उससे पता चलता है कि एवोल्यूशन हुआ है। इसके बाद आ रही है डार्विन्स थ्योरी। डार्विन्स थ्योरी में यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट डार्विन की थ्योरी का या उनकी बुक का नाम है, याद रखिएगा इनकी बुक का नाम एमसीक्यू या ऑब्जेक्टिव्स में आपसे पूछा जा सकता है। डार्विन थ्योरी की अगर बात करें तो डार्विन सेज दैट, यहां से आंसर चालू होता है और ये है ऑल द ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस प्रोलिफिकली, और यहां पर इनकी थ्योरी खत्म हो जाती है। वापिस से मैं आपको बता दूं कि प्रोलिफिकली का मतलब है रिप्रोडक्टिवली। सारे ऑर्गेनिज्म जो है एकदम रिप्रोडक्टिव बेहतरीन तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं। ऑल दी ऑर्गेनिजम्स कम्पीट विद ईच अदर, उनके अंदर कंपटीशन होता है लाइफ थ्रेटनिंग मैनर, मतलब जानलेवा तरीके से। इस कंपटीशन में वही बचते हैं जिनके अंदर मॉडिफिकेशन होता है कंपटीशन जीतने के लिए। और यहाँ पर इसके अलावा नेचुरल सिलेक्शन भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद ऑर्गेनिज्म जो फिट टू लिव होते हैं, जिंदा रहने के लिए फिट होते हैं, वो रहते हैं, और बाकी के पेरिश हो जाते हैं, मतलब खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। जो सस्टेनिंग है, मतलब जो बचे हुए ऑर्गेनिज्म है, सेलेक्टेड हैं, वो रिप्रोडक्शन परफॉर्म करेंगे और नई स्पीशीज को, नई नस्लों को जन्म देंगे और उनकी खास कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। डार्विन की थ्योरी के लिए 3 ऑब्जेक्शन आए हैं, बहुत बड़े ऑब्जेक्शन है डार्विन की थ्योरी के लिए, इसको भी आपको याद रखना है। इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आपसे पूछा जा सकता है। तो यहां पर आप क्या बोलेंगे? नेचुरल सिलेक्शन इज नॉट द ओनली फैक्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवोल्यूशन। नेचुरल सिलेक्शन ही रिस्पॉन्सिबल नहीं होता एवोल्यूशन के लिए। डार्विन की थ्योरी ने यूजलेस और यूजफुल मॉडिफिकेशन के बारे में कोई बात नहीं बताई। डार्विन की थ्योरी ने स्लो चेंजेस और फास्ट चेंजेस के बारे में भी हमें कोई बात नहीं बताई। आगे आ जाते हैं। इसके बाद लेमार्किज्म।
लेमार्किज्म की थ्योरी का दूसरा नाम है थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, और तीसरा नाम है थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गेनिजम्स, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। तो यहाँ पर 3 थ्योरी आ गई, बराबर है। याद रखिएगा, यहाँ पर इन्होंने ये बताया कि भाई एक ब्लैक स्मिथ मतलब लोहार का बेटा अपने स्ट्रॉन्ग शोल्डर्स और स्ट्रॉन्ग बाइसेप्स और ट्राइसेप्स लेके पैदा नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये जो थ्योरी है, इस थ्योरी के हिसाब से यहाँ पर डार्विन ये लेमार्क ये कह रहे थे कि धीरे धीरे जब ये चीजें एक ऑर्गेनिज्म में यूजलेस हो जाती हैं तो आने वाली जनरेशन में वो नहीं दिखाई देती। यहाँ पर अलग अलग एग्जाम्पल्स है। एक एग्जाम्पल आप देखेंगे तो किसका है? जिराफ का है। दूसरा एग्जाम्पल आप देखेंगे तो आयरन स्मिथ का है, बराबर, इसके शोल्डर स्ट्रांग हो गए। तीसरा एग्जाम्पल किसका है? विंग्स ऑफ बर्ड्स लाइक ऑस्ट्रिच एंड एम्यू, ये वाला एग्जाम्पल है। फिर यहाँ पर लेग्स, तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं आप देखेंगे। इसी तरह आप देखेंगे कि स्नेक का भी एग्जाम्पल है। ऑलराइट, तो याद रखिएगा सारे बच्चे कि यहाँ पर हर एक एग्जाम्पल के बारे में हमें यही थ्योरी दिखाई देती है और आपको इसी चीज का ध्यान रखना है। मैंने आपके सहूलत के लिए थोड़ा सा कलर शेड्स में मॉडिफिकेशन कर दिया है। यहाँ पर 4 एग्जाम्पल मौजूद है। अब यहाँ पर जो लेमार्क की थ्योरी में ये आया, क्या कहते हैं, ऑब्जेक्शन, उस वजह से ये डिस्प्रूव हो गई थी। इसके ऊपर आपको कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। इसके बाद आ रहा है स्पीसिएशन। खाली डेफिनेशन याद रखिए, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज द इफेक्ट ऑफ एवोल्यूशन, और इसी को स्पीसिएशन कहते हैं। इसके बारे में आप पढ़ लीजिए, अपने वर्ड्स में आंसर लिख दीजिएगा अगर आया तो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है इसे पढ़ने की। यहां पर देखिए ये छोटे छोटे पॉइंट्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट रिकॉर्ड ऑफ ह्यूमन लाइक एनिमल्स, ये रामापिथिकस, बराबर, कहां मिला था? नॉर्थ इंडिया एंड ईस्ट अफ्रीका में मिला था, बराबर है। फिर इंटेलिजेंट एप कहां मिला अपने को? तो साउथ अफ्रीका में, और 40 लाख ईयर्स अगो पर मिला, बराबर। ये छोटे छोटे पॉइंट्स है। रिमेनिंग यहाँ पर कुछ एनिमल्स जो है निकल गए, रीच द साउथ अफ्रीका एंड नॉर्थ ईस्ट एशिया आ गए, बराबर। और किसमें बदल गए? गिबन एंड ओरेंगुटान में बदल गए। जो वहां पर रिमेनिंग थे अफ्रीका में ही रह गए, स्टेड इन अफ्रीका, और वो गोरिल्ला और चिंपांजी में बदल गए 2.5 करोड़ ईयर्स अगो। ये एक एक मतलब छोटी छोटी पॉइंट्स पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब ह्यूमन वॉकिंग इरेक्ट कब मिले अपने को? तो 15 लाख ईयर्स अगो मिले। इनके कहाँ एग्जिस्टेंस थे? तो चाइना, इंडोनेशिया, एशिया के कॉन्टिनेंट में थे। उसके बाद क्रो-मैग्नन मैन कब इवॉल्व हुआ? याद रखिएगा 50,000 ईयर्स अगो। फर्स्ट वाइज मैन कौन था? नेanderthal मैन था। ऑलराइट बच्चों, तो ये छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है। यहाँ पर आपका चैप्टर खत्म होता है। ऑल द बेस्ट बच्चों। मेरी उम्मीद, मेरी ख्वाहिश, मेरी दुआ यह है कि आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाएं। अगर आप चैनल पर नए हैं जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें ताकि इसका फायदा दूसरों को भी मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में फटाफट इसी की तरह एक और क्विक 1 शॉट रिवीजन लाएंगे। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।